हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का लेसन नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल रिटन बाय नथाली ट्रोवेरे का हिंदी में अनुवाद करेंगे। इस लेसन में हम लाइन बाय लाइन सारा कुछ जो कठिन शब्द हैं और हिंदी अनुवाद इसमें करेंगे। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 18th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. The master had hidden his work behind a screen, so only the emperor would see it. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flights. Look, Shad, said the painter. In this cave, at the foot of the mountain, dwells a spirit. The painter clapped his hands, and the entrance to the cave opened. The inside is splendid, beyond anything words can convey. चित्रकार वू डाउजी जो 8वीं शताब्दी में रहता था, उसके बारे में एक अद्भुत पुरानी कथा सुनने में आती है। उसका अंतिम चित्र प्राकृतिक भूदृश्य था जो तंग सम्राट जुआनजोंग ने महल की दीवार को सजाने के लिए बनाने को आदेश दिया था। चित्रकार ने अपनी कृति या अपनी चित्रकारी को पर्दे के पीछे छुपा कर रखी थी ताकि केवल सम्राट ही उसे देख सकता था। बहुत समय तक सम्राट इस अद्भुत चित्र को प्रशंसा करता रहता था। उसने आश्चर्यजनक दृश्य, रहस्यमय जंगल, ऊंचे पर्वत, झरने, विस्तृत आकाश में तैरते बादल, पहाड़ी पगडंडियों पर चलते लोग, उड़ते हुए पंछियों आदि को बताया। जब ये चित्र बन गया तब चित्रकार ने बोला, देखिए महाराज, पहाड़ के दामन में इस गुफा में एक परी रहती है। चित्रकार ने अपने हाथों से ताली बजाई और गुफा का द्वार खुल गया। अंदर का दृश्य इतना सुंदर है कि शब्दों में इसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Wu Dazoi brush was left, and the artist was never seen again in this world. Such stories played an important part in China's classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They helped the master to guide his disciple in the right direction. Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. चित्रकार सम्राट से कहता है, रास्ता आपको मैं दिखाता हूँ, और चित्रकार ये कहकर गुफा में चला गया, परंतु द्वार उसके पीछे जाते ही बंद हो गया। और इससे पूर्व की अचंभित राजा ये देख करके आश्चर्यचकित हो गया। कुछ कह पाता या हिलता डुलता चित्र दीवार पर से लुप्त हो गया। वू डाउजी के ब्रश
का कोई निशान बाकी न रहा और कलाकार इस संसार से फिर कभी न दिखाई दिया। इस प्रकार की कहानियाँ प्राचीन चीनी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कन्फ्यूशियस व जुआनजिंग की पुस्तकें इनसे भरी हुई हैं। वे गुरु को शिष्य का सही मार्गदर्शन करने में मदद करती हैं। किस्सों से हटकर वे कला की भावना को व्यक्त करती हैं। Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metzi fell in love with painter's daughter. The father would not accept a son-in-law in such a profession. So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened. Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. इस कहानी की तुलना एक अन्य प्रसिद्ध कहानी से की जो एक ऐसे चित्रकार के बारे में है जिसने अपने द्वारा चित्रित ड्रैगन की आंखें खींचने से मना कर दिया। वह ड्रैगन की आंखों को बनाने से मना कर दिया इस डर से कि वह चित्र में से निकलकर उड़ जाएगी। मेरे देश फ्लैंडर्स की एक पुरानी कहानी साथ में जिसे मैं पाश्चात्य चित्रकला का प्रतीक मानता हूँ। 15वीं शताब्दी एंटवर्प में क्वेंटिन मेल्सिस नामक कुशल लोहार एक चित्रकार की पुत्री के प्यार में पड़ गया। पिता ऐसे व्यापार करने वाले को अपना दामाद स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसलिए क्वेंटिन चुपके से चित्रकार के स्टूडियो में घुस गया और उसने जो नया चित्र बन रहा था उसमें इस तरीके से एक मक्खी को बनाया जो कि देखने में बिल्कुल असली लग रही थी। कलाकार जो चित्र बना रहा था चित्रकार उसे मारने का बहुत प्रयत्न करता है या उसे हटाने का, और इससे वो समझ जाता है कि क्या हुआ है। चित्रकार तुरंत क्वेंटिन को बुलाकर अपने स्टूडियो में उसे शागिर्द बना लेता है। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way. The Tao, a word that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view, as would a Western figurative painting, whereas the European painter wants you
to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. क्वेंटिन का विवाह उसकी प्रेमिका से हो गया और बाद में वह अपने समय का प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। ये दोनों कहानियाँ दर्शाती हैं कि प्रत्येक कला क्यों हर कोई पाना चाहता है। यूरोप में परिपूर्ण मायावी ज्ञान दृश्य, एशिया में आंतरिक जीवन एक आत्मा का सार है। चीनी कहानी में सम्राट ने चित्र बनाने का आदेश दिया एवं उसके बाह्य स्वरूप की प्रशंसा की, लेकिन कलाकार ने उसे अपने कृति या कार्य का सही अर्थ प्रकट किया। सम्राट उस क्षेत्र पर राज कर सकता है जिस पर उसने विजय प्राप्त की है, लेकिन केवल कलाकार को ही अंदर का रास्ता पता है। दाव के शब्द लेट मी शो द वे, जिसका अर्थ दोनों रास्ता भी है, पद्धति भी है और ब्रह्मांड के रहस्य भी है। चित्र लुप्त हो गया, लेकिन चित्रकार ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया जो भौतिक आभास से आगे है। शास्त्रीय चीनी भूदृश्य चित्र का अभिप्राय पश्चिमी प्रतीकात्मक चित्रों की भांति वास्तविक दृश्यों का चित्रण करना नहीं है, जबकि यूरोपियन चित्रकार चाहता है कि आप उसकी आंख लेकर किसी भूदृश्य को किसी विशेष दृष्टिकोण से बिल्कुल उसी प्रकार देखें जैसे उसने उसको देखा है। द Chinese painter does not choose a single viewpoint. His landscape is not a real one, and you can enter it from any point, then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely movement. This is even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. It also requires the active participation of the viewer, who decides at what pace he will travel through the painting, a participation which is physical as well as mental. The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. He wants you to enter his mind. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. चीनी चित्रकार जबकि कोई एकमात्र दृष्टिकोण नहीं चुनता, उसका भूदृश्य हूबहू नहीं होता और आप उसमें कहीं से भी प्रवेश कर सकते हो, फिर उसमें भ्रमण कर सकते हो। कलाकार आपकी आँखों के लिए एक मार्ग बनाता है ताकि आप उसमें ऊपर नीचे घूम सको, फिर फुर्सत से वापस लौट आओ। यह क्षैतिज चीरक के मामले में और भी सत्य है, जिसमें चित्र के एक भाग के खोलने का कार्य फिर उसे लपेट कर दूसरे भाग में जाने से समय का आयाम जुड़ जाता है। ऐसा अन्य किसी प्रकार के चित्रों में देखने को नहीं मिलता। इसमें दृष्टा की भागीदारी भी आवश्यक है, जो यह निर्णय लेता है कि वह चित्र में किस गति से भ्रमण करेगा। यह भागीदारी शारीरिक भी है और मानसिक भी है। चीनी चित्रकार यह नहीं चाहता कि आप उसकी आँखों से देखो, वह चाहता है कि आप उसके मन में प्रवेश करें। भूदृश्य आंतरिक है, आध्यात्मिक व वैचारिक क्षेत्र है। This concept is expressed
as Sansui, literally mountain, water, which used together represent the word landscape. More than two elements of an image, these represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. The mountain is yang, reaching vertically towards heaven, stable, warm, and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist, and cool. The interaction of yin, the receptive feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. What is often overlooked is an essential third element, the middle void, where their interaction takes place. इस विचार को सेंसुई के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ पर्वत, पानी से है, जिसे एक साथ प्रयोग करके भूदृश्य का घोतक बन जाता है। किसी चित्र के दो से अधिक तत्व, ये दो पूरक ध्रुव के प्रतीक होते हैं, जो दाऊ की विश्व की कल्पना को दर्शाते हैं। पर्वत यांग है, जो लंबवत आकाश की ओर जाता है, धूप में स्थिर, गर्म और शुष्क रहता है, जबकि जल यिन है, जो क्षैतिज है और धरती पर लेटा है, द्रव्य, नम और ठंडी है। यिन, जो ग्रहणशील विश्व ऊर्जा का नारी जातीय पहलू है, तथा इसका प्रतिरूप यांग क्रियाशील व पुरुष जातीय है। इन दोनों की पारस्परिक क्रिया दाऊवाद की बुनियादी धारणा है। प्रायः जो अनदेखी होती है वह आवश्यक तीसरा तत्व मध्य स्थित शून्य है, जहाँ इनकी पारस्परिक क्रिया होती है। This can be compared with the yogic practice of pranayam, breathe in, retain, breathe out. The suspension of breathe is the void where meditation occurs. The middle void is essential. Nothing can happen without it. Hence, the importance of the white, unpainted space in Chinese landscape. This is also where man finds a fundamental role. In that space between heaven and earth, he becomes the conduit of communication between both poles of the universe. His presence is essential, even if it's only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks. He is in Francois Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape. इसकी तुलना योग में प्राणायाम से की जा सकती है। श्वास लो, रोको, श्वास छोड़ो। श्वास का निलंबन शून्य है, जहाँ साधना होती है। मध्य का शून्य आवश्यक है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अतः चीनी भूदृश्य में सफ़ेद, बिना पेंट किए हुए खाली स्थान का महत्व है। यहाँ पर ही मनुष्य की मूल भूमिका है। आकाश व धरती के बीच के स्थान में वह ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच संचार का साधन बन जाता है। उसकी उपस्थिति जरूरी है, चाहे केवल उसका आभास ही हो। ऊंची पर्वत चोटियों के बीच गुम होने या दब जाने की बात तो दूर, फ्रांकोइन चेंग की अद्भुत अभिव्यक्ति
में तो वह भूदृश्य की आंख है। Getting inside outsider art. When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. From its almost veiled beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. This genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. Around the time of Duffer was propounding his concept in India. An untutored genius was creating paradise. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculptured with stone. जब 1940 के दशक में फ्रांसीसी चित्रकार जेन डुबुफे ने प्रथम बार आर्ट ब्रुट के विचार को आरंभ किया था, तो इस अप्रशिक्षित स्वप्न दृष्टा की कला में बहुत कम लोगों की रुचि थी। बाह्य कला लगभग गुप्त रूप से आरंभ होकर संसार भर की वर्तमान कला में रुचि पैदा करती जा रही है। इस शैली को उन लोगों की कला कहा जाता है जिन्हें कलाकार कहलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, फिर भी वे प्रतिभा व अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन करते हैं। उनकी कृतियां मुख्य धारा की बहुत सी प्रस्तुतियों की अपेक्षा अधिक प्रेरणादायक हैं। लगभग उस समय जब डुबुफे अपना विचार प्रतिपादित कर रहा था, भारत में एक अप्रशिक्षित प्रतिभा युक्त व्यक्ति एक स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। वर्षों पहले जिस जंगल के टुकड़े को वह साफ करके पत्थरों को इकट्ठा करके रख रहा था, and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. Its 80-year-old creator-director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. The 50th issue, Spring 2005, of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nek Chand and his rock garden sculpture Woman by the Waterfall on its anniversary issue's cover. The notion of art brut or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art. Something Nek Chand has taken to design heights. पत्थरों से और दोबारा काम में लाए जाने वाले पदार्थों से भरकर एक बाग बना रहा था। वह आज चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के नाम से प्रसिद्ध है। इसका 80 वर्षीय निर्माता निर्देशक नेक चंद अब बाह्य कला में भारत का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। इंग्लैंड की पत्रिका रॉ विजन ने अपने ताज़ा अंक बसंत 2005 के बाह्य पृष्ठ पर नेक चंद व
उसके झरने पर महिलाएं कृति को चित्रित किया है। यह पत्रिका बाह्य कला की पत्रिकाओं में अग्रसर है। आर्ट ब्रूट या कच्ची कला उन कृतियों को दिया गया था जिन पर सांस्कृतिक व कलात्मक दृष्टि से प्रभाव अभी कच्ची अवस्था में था। कोई डिब्बा, सिंक या टूटी फूटी कार जैसी प्रत्येक वस्तुकला सामग्री से बन सकता था और जिसे नेकचंद ने सिर चकराने वाली ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works. The 5-month interactive show Realm of Nekchand beginning October will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France, and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, Nekchand says. नेकचंद की कला को इस बात का उत्कृष्ट प्रमाण मानकर कि कोई अकेला व्यक्ति जो अपने स्वप्नों को साकार कर कितना अंतर डाल सकता है, यूनेस्को का स्विस कमीशन उसको सम्मानित करेगा। उसकी कृतियों को यूरोप की प्रदर्शनियों में रखकर 5 मास का यह पारस्परिक क्रिया वाला मेला अक्टूबर में स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के मुख्य कला संग्रहालयों में लगेगा। मेरा सबसे बड़ा इनाम यह है जब मैं बाग में घूमकर लोगों को अपनी कृतियों का आनंद लेते हुए देखता हूँ। ये बातें नेकचंद कह रहे हैं। ये था लेसन नंबर 4 क्लास 11th का लैंडस्केप ऑफ द सोल का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। इसको लिखा है नैथाली ट्रोवेरोय ने। अगर आपको ये लेसन का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।